साथियों, आज मैं शिवली पीजी कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में यहाँ के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अली साहब और मैडम डॉक्टर सबा खान से बात करने के लिए आया हूँ। तो कल के अखबार में पूरी तरह से बजट की तारीख थी। कर्तव्य की नई शपथ के नाम से एक मोटी हेडिंग, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य बनाने वाले सुधार एक्सप्रेस को सरकार ने रफ्तार दी है। आयकर छूट में जस का तस, ढांचागत सुविधाओं पर जोर, तमाम मतलब सरकार के बारे में पंजाब को, उत्तर प्रदेश को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इस तरह का बजट आया है हमारे समाचार पत्रों में और मीडिया में। लेकिन हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर ये बजट देश के आम आदमी के लिए, जो हाशिए का आदमी है, जो किसान है, मजदूर है, गरीब तबका है, उसके विकास के लिए कितना उपयोगी है, इस संबंध में हम बातचीत करने के लिए आए हैं। और मैं डॉक्टर खालिद साहब से ही पहले कुछ सवाल, कुछ जिज्ञासा जो मेरी है वो जानना चाहता हूं कि सरकार का जो कुल राजस्व है उसमें पूंजीगत शक्तियों से लेकर के और तकरीबन 53.47 लाख करोड़ इसका आकार है। बहुत बड़ा आकार है, पिछले वर्ष के बजट के आकार से बड़ा ही है। लेकिन इसमें, इस पूरे बजट में आम आदमी को क्या अहमियत मिली है, ये मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अखबारों से शुरुआत की। देखिए, अखबार या मीडिया तो इस वक्त पूरी तरह से सरकार की प्रशंसा में संलग्न है, लिप्त है। हम किसी भी मीडिया को नहीं कह सकते कि वो जनता की आवाज़ बन करके आवाज़ को उठा रहा है, जनता की जो समस्याएं हैं उन पर वो अपनी बात कर रहा है। तो हम अखबारों की बात ना करें। अखबार तो सारा का सारा जो है वो सिर्फ बजट की तारीफों में लगा हुआ है, और चैनल भी साथ सारा मीडिया। अब बुनियादी चीज़ ये होती है कि हमेशा किसी भी नीति के, सरकारी नीतियों के हमेशा दो पहलू होते हैं और उन दोनों पहलुओं को ज़रूर देखा जाना चाहिए, धनात्मक और ऋणात्मक। हम भारत के बारे में बात करें। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की 70% जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 60% लोगों का रोजगार कृषि है या प्राथमिक क्षेत्र है। केवल 30% लोग हमारे देश में हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं और बमुश्किल 10% सेवा क्षेत्र से लगे हुए हैं। तो हमेशा जब कोई भी सरकारी नीति आए या बजट आए, सरकार का कोई एक्सपेंडिचर पॉलिसी सरकार की आए, तो ये देखा जाएगा कि इन तीनों क्षेत्रों में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र में क्या प्रभाव इसका है, फिर उद्योग क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव है, तीनों क्षेत्रों में कितना रोजगार पैदा होगा, कितने प्रतिशत आय के बढ़ने की संभावना है, कितना इससे जो आधार है अर्थव्यवस्था का वो मजबूत होगा, ये जरूर देखना है। और हम इस कल परसों वाले बजट में जो 1 तारीख को आया है, इसमें जब हमने विश्लेषण इसका किया तो हमें इन तीनों क्षेत्रों में कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई जिसको हम ये कह सकें कि ये इन क्षेत्रों का जो आधार है या इनकी जो आधारभूत संरचना है उसमें कोई विशेष परिवर्तन ये बजट लाने वाला है। ये हमें कहीं नजर नहीं आया। बात और डॉक्टर साहब कि बजट आने से पहले लोग उम्मीद करते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आम लोगों के प्रयोग में आती हैं वो सस्ती होंगी। क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा कि बजट में कोई ऐसा प्रावधान किया गया है? डॉक्टर साहब, ये तो कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें अब बजट में ख़त्म हो गई हैं। सस्ती होने का मतलब ये होता है कि उन क्षेत्रों में या उन चीज़ों में सरकार टैक्स की छूट देगी तो वो चीज़ें सस्ती होती हैं। और महंगी होने का मतलब ये होता है कि उन क्षेत्रों में या उन वस्तुओं पर सरकार टैक्स बढ़ा देगी। जैसे पहले ज़माने में होता था कि भाई सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, शराब पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी। उसके बाद फिर खाने पीने की चीज़ें पर टैक्स छूट मिल जाएगी, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों पर टैक्स की छूट मिल जाएगी तो सस्ती हो जाएंगी। लेकिन ये काम अब सरकारें बजट में नहीं करती, बल्कि साल में कभी भी जब चाहती कर देती हैं। जैसे अभी 2 महीने पहले उन्होंने जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया, जबकि उसको बजट में करना था, लेकिन बजट में करने के बजाय उन्होंने पहले ही कर दिया और बजट में उसका जिक्र ही नहीं किया। बजट में उसका कोई जिक्र ही नहीं किया, चर्चा ही कोई नहीं। अच्छा, उसमें भी जब दिया जीएसटी की जो दरें थी उसमें जो परिवर्तन किया गया उसमें अजीब विडंबना है। एक तरफ उन्होंने कहा कि साहब बर्तनों में टैक्स की छूट हो गई, जीएसटी की छूट हो गई 18% से 12%। बर्तन जिस मटेरियल से बनता है उसका जीएसटी रेट बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि साहब स्टेशनरी में, कॉपी किताब में हमने टैक्स को घटा दिया, कागज में उन्होंने जीएसटी को बढ़ा दिया। तो दाम तो नहीं कम हो गए इन सब चीजों से। ये मतलब अजीब तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया चली है। फंडामेंटल चीज है वो तो रह गई, महंगी हो गई। बस भाई, जब उससे बनने वाली चीज सस्ती उससे क्या फायदा? जब कागज महंगा होगा तो किताब और कॉपी सस्ती नहीं हो सकती। तो बजट में इसका कोई चर्चा ही नहीं है, ये बजट से पहले उन्होंने कर लिया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है डॉक्टर साहब कि लोग जो बेरोजगार लोग हैं, देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देश के अंदर है। लोग नवयुवक लोगों को ये उम्मीद थी कि रोजगार ये नए अवसर मिलेंगे बजट से। क्या आपको लगता है कि इस बजट में कोई रोजगार के नए अवसर की संभावना है?
डॉक्टर साहब देखें, रोजगार कैसे पैदा होता है? रोजगार उस वक्त पैदा होता है जब कोई परियोजना चलाई जाती है। चाहे उद्योग में नई परियोजना लगे तो रोजगार पैदा होगा, कृषि में प्राथमिक क्षेत्र में कोई नई परियोजना आए तो रोजगार पैदा होगा, सेवा क्षेत्र में कोई नई परियोजना आए तो रोजगार पैदा होगा। अब हम देखते हैं कि इस बजट में कोई ऐसी नई परियोजना का जिक्र नहीं है। सरकार ने बड़ा जोर दिया कि साहब हमने 11 लाख करोड़ से बढ़ा करके इंफ्रास्ट्रक्चर का, अधोसंरचना का बजट 12 लाख करोड़ कर दिया, ठीक। लेकिन इसकी विडंबना यह होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा ऑटोमेशन हो चुका है कि चाहे सड़क बनना हो, चाहे बिल्डिंग बनना हो, चाहे जिस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना हो, सारा का सारा काम मशीनों से होता है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा फायदा ठेकेदारों का होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनका फायदा, क्योंकि सारा ठेका उनके पास जाता है। और अब इसमें हमारे देश में चूंकि श्रमिक बहुत ज्यादा हैं और खास तौर से जो श्रम पर आधारित उद्योग हैं, उनको विकास करने से श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा मशीन बेस्ड हो गया है, तो अब मशीनों को रोजगार मिलेगा, श्रमिकों को बहुत कम रोजगार इससे मिलेगा। जी, राजकोषीय घाटे के बारे में भी चर्चा होती है कि राजकोषीय घाटे को 3% करना है। मैं देख रहे हैं 4.3% से वो नीचे आ ही नहीं रहा है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि इस बजट से कुछ है उम्मीद? इस बजट में भी तो 4.3% है, वो 4.4% है। हाँ? इस बजट में राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे का मतलब ये होता है कि सरकार जितना राजस्व प्राप्त कर रही है करों के माध्यम से या गैर करों के माध्यम से जो राजस्व प्राप्त कर रही है, उससे कहीं ज्यादा उसे गैर, कह लीजिए आप, जो गैर विकासात्मक कार्य है उस पर कहीं ज्यादा खर्च कर रही है। जैसे सैलरी है, पेंशन है, अनुदान है, इन पर जो पैसा खर्च होता है उसको हम कहते हैं राजस्व है। जो नेताओं और तमाम जाहिर है, हाँ, ये सब उन पर खर्च होता है। तो अब ये सारा जो पैसा कलेक्ट हो रहा है टैक्सेस से, उसको औद्योगिक कार्यों में, विकासात्मक कार्यों में खर्च होना चाहिए, लेकिन वो इतना खर्च बढ़ गया है। अब देखें अनुदान में, आप देखें अब 80 करोड़ लोगों को सरकार अनुदान खाने पर दे रही है। नहीं, ये पैसा कौन सा है? यही पैसा है जो वहां पर खर्च हो रहा है। इसी तरह से तमाम सुविधाएं जो सरकारी अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, मंत्रालय हैं, उनको दुनिया भर की सुविधाएं सरकार देती चली जा रही है। अनुत्पादक व्यय है। ये अनुत्पादक व्यय जब बढ़ेगा तो जाहिर है कि राजस्व घाटा कम नहीं होगा, राजस्व घाटा कम नहीं होगा। विकास दर के बारे में भी चर्चा थी, विकास दर बढ़ेगा, लेकिन 6-7% विकास दर की बात करते हैं लोग। लेकिन इस बजट में कोई इस तरह की कोई संभावना दिख रही है कि विकास दर बढ़ेगा? सरकार तो कह रही है कि 6 से 7% की विकास दर एक सामान्य विकास दर है। ये बहुत ही संतुष्ट करने वाले, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री इस मत के हैं कि ये जो 6 से 7% विकास की दर बताई जा रही है, ये भ्रात्मक है। इसमें सरकार ने जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, उसके उत्पादन की दर को बहुत बढ़ा के पेश किया है, बहुत बढ़ा के बताया है। जबकि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसके उत्पादन की दर, उनके विकास की दर उतनी नहीं जितनी सरकार बता रही है, जितना सरकार अनुमान दिखा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कृषि को लूं, कृषि हमारे असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। कृषि की विकास दर 1 से 1.5% है। कृषि में जो लोग भी लगे हुए, जितना भी निवेश हो रहा है, उसके उत्पादन की दर 1.5% सालाना से बढ़ती, उससे ज्यादा नहीं बढ़ती। तो अब कृषि प्रधान देश है। अच्छा, उसके बाद जो ग्रामीण उद्योग हैं या जो MSME कहे जाते हैं, आपके माइक्रो है, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनके भी कोई बहुत ज्यादा उनके आगे बढ़ने की संभावना नहीं नजर आई, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल रही हैं उससे ज्यादा बंद हो रही हैं। क्योंकि ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऋण पर आधारित हैं। सरकार ने ऋण की सुविधा दी है और भारत में ऋण की सुविधा देने पर विकास नहीं हो सकता, क्योंकि 10% का जो ब्याज है, वो 10% का ब्याज अदा करना इन नए उद्योगों के लिए संभव नहीं है, जो बिल्कुल स्टार्टअप हैं। तो हमें नहीं लगता कि ऋण की परियोजना से भारत जैसे देश में कोई स्टार्टअप प्रोजेक्ट चल सकता है, जब तक कि उसको बिना ब्याज का ऋण ना दिया जाए, 0 ब्याज पर ऋण दिया जाए, तो शायद इसकी संभावना है। लेकिन वो बैंक और पूंजीपति उसको होने नहीं देंगे कि 0% पे दिया जाए। हर हाल में 8%, 10% पर, तो 8-10% का ब्याज उसी वक्त सफल हो सकता है जब उत्पादन दर 30% हो, तब 8% के ब्याज दर से व्यापार हो सकता है, 10% के ब्याज से व्यापार हो सकता है। नहीं हो पा रहा है, तो 30% से नहीं हो पाएगा, स्टार्टअप हो ही नहीं सकता 30% की अर्निंग उससे हो जाए पहले साल में। एक और सवाल है कि इससे जो डॉलर का मूल्य है, डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा है, क्या इस बजट में इस तरह कोई व्यवस्था है कि वो रुक सके? हमें तो कहीं नहीं नजर आई। देखिए, वो कैसे रुकेगा? रुकने के लिए जरूरी है कि हमारा निर्यात बहुत तेज बढ़े और आयात पर हमारी निर्भरता कम हो, ताकि हमारे पास डॉलर आए। डॉलर आने का दूसरा रास्ता होता है कि विदेशी निवेश, विदेशी कंपनियां, और डॉलर जाने का रास्ता भी वही होता है। तो इस समय विदेशी निवेश लगातार कम हो रहा है, विदेशी कंपनियां बाहर जा रही हैं, तो जाहिर है कि अपना निवेश वो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाती हैं, अपना सारा लाभ, सारा मुनाफा डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाती हैं। तो डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ी हुई है, डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो जब भी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का मूल्य बढ़ेगा और उसके मुकाबले में रुपए का मूल्य घटेगा। ये जो 92 तक पहुंचा है वो यही है कि निवेश विदेशों से आ नहीं रहा है, और इस समय जो सूरत हाल हमारी अर्थव्यवस्था की है उसमें विदेशी कंपनियां बाहर जा रही हैं, भारत छोड़ करके दूसरे देशों में जा रही हैं। तो डॉलर की डिमांड तो वो रहेगी ही रहेगी, डॉलर की डिमांड रहेगी तो डॉलर का मूल्य बढ़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह है कि जो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन से हमारे अभी टैरिफ के समझौते ठीक से हो नहीं पाए। तो इस बारे में तो इस बजट में इस तरह की कोई ठोस व्यवस्था लग रही है आपको कि ये देखिए, इससे हम निजात बजट पा सकते आने हैं से क्या? पहले जल्दी में यूरोपीय यूनियन से एक मतलब एक समझौता किया गया है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के ठोस रूप तो नहीं ले सकता। हाँ, कोई ठोस रूप नहीं ले सकता। दूसरी चीज़ है कि हमारा व्यापार जो हमारा निर्यात था वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा था, उस पर अगर 50% के टैरिफ लग गया तो उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। उसके मुकाबले में हम यूरोपीय यूनियन के सभी देशों से मिल करके जो व्यापार करेंगे उसकी संभावना अभी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं लग रही है, इसलिए कि ये उसी वक्त कामयाब होगा जब हमारा निर्यात उन देशों को बढ़े। आयात बढ़ने से हमारा फायदा नहीं होगा, और यही चीज़ वो भी चाहते हैं कि भाई वो अपना निर्यात बढ़ाएंगे। तो अब ये देखना है कि भाई हम उन देशों को क्या निर्यात कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन को। जाहिर है कि अनाज की उनको ज़रूरत है नहीं, कृषि के सामान की उनको ज़रूरत है नहीं, उनको बहुत ज़्यादा कैपिटल गुड्स की ज़रूरत नहीं है, उनको सॉफिस्टिकेटेड सर्विसेज चाहिए यूरोपियन देशों को, या सॉफिस्टिकेटेड आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से मुतालिक सामान उनको चाहिए। वो हम कितना उनको दे पाएंगे तभी ना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम देखिए लगातार बता रहे हैं कि 2020 के बाद जब से हमसे हमारा चाइना से झगड़ा हुआ है, हमारा आयात चाइना से लगातार उसके बाद बढ़ा है। चाइना से हमारा आयात बढ़ा है और निर्यात कम हुआ है। तो अब एक तरफ हमारा झगड़ा भी चल रहा है, दूसरी तरफ चाइना पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। तो बजट में इसका कोई प्रावधान हमको नजर नहीं आया कि जिससे ये लगे कि भाई को हल नहीं करने कि के लिए। चाइना से हमारी निर्भरता कम होगी। तो इस सरकार ने जो घोषणा किया है कि 53.47 लाख करोड़ के बजट में जो 2026-27 का है, जी 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 इसमें उत्पादकता को बढ़ावा देंगे, क्षमता निर्माण बढ़ेगा, सबका विकास होगा। जी 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 ये बात कही गई ये है। बात जो कही गई है, क्या कुल मिलाकर के अब हम लोग निष्कर्ष पर आ रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि इस बजट में ये सब जो लक्ष्य हैं ये पूरे हो पाएंगे? देखिए, क्षमता निर्माण एक बहुत बड़ा टर्म है, बड़ा वेग टर्म भी है। क्षमता निर्माण बिल्कुल होगा जब इतना पैसा खर्च होगा। 53 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें मतलब यह है कि पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों है मिला करके। तो जब इतना बड़ा अमाउंट अर्थव्यवस्था में आएगा जाएगा तो जाहिर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम जैसे लोग ये देखते हैं कि इस 53 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रभाव उच्च आय वर्ग पर कितना पड़ेगा, पूंजीपति वर्ग पर कितना पड़ेगा, जो बिजनेस बड़े बिजनेस वाले हैं उन पर ऊपर कितना पड़ेगा, और आम जनता जो मध्यम वर्ग है या निम्न आय वर्ग है उसके ऊपर से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे प्रावधान जो बजट में रखे गए हैं वो बड़े और उच्च आय वर्ग के प्रावधान हैं। निम्न आय वर्ग का प्रावधान कृषि में होता है, छोटे मीडियम और स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज में होता है, ग्रामीण उद्योगों में होता है, ग्रामीण अधोसंरचना में होता है, मनरेगा में होता है। इस तरह के चीज़ों में जब निवेश किया जाता है तो उससे आम जनमानस को लाभ होता है। अब इस बजट में हमें ये कहीं नजर नहीं आया कि कृषि में कितना निवेश होगा और उसकी वजह से आम जनमानस को कितना रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या कृषि में लागतों की है। छोटे किसानों की लागतें पानी की, सिंचाई की, खाद की, बीज की लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसान लगातार विदेशी कंपनियों के बीज पर निर्भर होता चला जा रहा है, उसके पास अपना बीज अब खत्म हो गया है। इन सब पर किसान को कोई मतलब प्रावधान या उसको कोई गारंटी नहीं दी गई है। एमएसपी गारंटी भी तो नहीं पूरा किया और सरकार ने उसको एमएसपी की गारंटी भी नहीं पूरा किया जो वादा किया था। और मैं भी आपको बताऊं, एमएसपी से केवल जो बड़े किसान हमारी कुल अर्थव्यवस्था के 8 से 10% है या 5 से 8% है, केवल उन्हीं को लाभ मिलता है। जो 90% हमारे छोटे किसान हैं वो सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं बेच पाते। मूल्य कम होते जी जी, तब उनको फायदा होता। लेकिन वो कहीं से कोई दूर दूर तक इस बजट में तो नहीं जी यही तो मसला है ना। अब ये अखबार तो कह रहे हैं कि साहब बहुत कुछ है इस बजट में, लेकिन हमें तो हो सकता है कि भाई विदेशों में पढ़ाई सस्ती हो गई, विदेश में पढ़ने पहुंच जाता कितने लोग हैं, या विदेशों पर जाने का पर्यटन का टिकट सस्ता हो गया, कितने लोगों से प्रभावित हो गया। जाहिर है कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग। हमारी सवाल आपसे है कि जो देश का जो पीड़ित वर्ग है, जैसे मजदूर है, किसान है, छोटे किसान हैं, महिलाएं हैं, और इस तरह से महिलाओं अल्पसंख्यक अभी जो हाल फिलहाल आप महिलाओं की जो देख रहे हैं कि सशक्तिकरण के नाम पे इनका डिसएम्पावरमेंट ही आप कह सकते हैं। बहुत सिंपल से मैं ले मैन में बात बताना चाहती हूँ कि आपसे 10-15 साल पहले गोल्ड रेट जो 20,000-22,000 रुपये ऑन तोला चल रहा था, अब वो 1.5 लाख का है। अब आप समझिए एक लड़की को जो शादी में एक उसको एसेट्स मिलता था, तौर पे गिफ्ट मिलते थे माँ की तरफ से, ससुराल पक्ष से, वो कितना घट रहा है लड़कियों के हाथ में, उनके हाथ में कितना कम गोल्ड आने वाला है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी कम होती जा रही है, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यानी ये हम महिलाओं के हक में 10-15 साल में हमने देखा हमारा बहुत डिसएम्पावरमेंट हुआ, हमारे हाथ से गोल्ड छीन लिया जा रहा है, इतना प्राइस हो रहा है, हाई हो रहा है, इस बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है ना। मैडम की बात है कि जो महिलाओं की संपत्ति का एक साधन था वो उनका जेवर होता था, उनका गहना होता था, वो उनकी संपत्ति होती थी जो उन्हें शादी में दोनों पक्षों से मिलती थी। जो पिता पक्ष होता था या जो मतलब ससुराल पक्ष होता था वो संपत्ति के रूप में उनका रहता था। लगातार वो कम होता जा रहा है। वो सब यानी महिला सशक्तिकरण में जो संपत्ति का हिस्सा है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि सोना महंगा होता है। सोना सर एकदम वो हमारे लिए हमारा तो डिसएम्पावरमेंट हो गया सर। बजट आता है तो इतना लॉन्ग टर्म है, जबकि कीन्स कहते हैं इन लॉन्ग टर्म वी ऑल डाई। तो अब ये बातें 47 की बात कर रहे हैं, तब तक हमारा टेन्योर तो खत्म होकर ऑलमोस्ट के करीब रहेगा। हमें 1947 तक के टारगेट बनाए हैं, 2047 का। इस प्रकार आज हम लोग जो बजट के ऊपर चर्चा किए, साथ साथ चाय भी हम लोग पिए, तो इसमें हमने देखा कि जो देश का जो बहुसंख्यक समुदाय है
जो आम आदमी है, हाशिए का आदमी है, उसको ये बजट में कोई ख़ास अहमियत नहीं दी गई है। और जो भी ये बजट है, एक तरह से कहा जाए तो ये पूंजीपतियों के हित में है। और देश के नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, एक तरह से समृद्ध लोग हैं, उनको सुविधाएं देने और उनको जो है लाभ पहुंचाने के लिए ये बजट आया है। ये आज के इस वार्ता हम आगे क्या कर सकते हैं, हमको रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बजट इतना बड़ा आया है, इसमें शिक्षा के बारे में क्या आपको कुछ उम्मीद लग रही है कि नहीं इसमें शिक्षा का कोई विकास होगा, या झगड़ा ही लगाया जाएगा कि ये ओबीसी और इनकी सुरक्षा या इनके ऊपर कोई भेदभाव हो रहा है उसको जो है ख़त्म किया जा रहा है। जी। सबसे पहले तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुलाम रसूल MA इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ। तो सरकार का बजट जो है ये युवाओं के हित में कहीं न कहीं अलाभकारी है। वो सरकार तो गिनाती है युवाओं के हित में कि हमने स्किल इंडिया, युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं हम लोग ला रहे हैं, मगर धरातल पे उसका कुछ ग्रोथ नहीं दिखता है सर। जैसे युवा आज का सबसे बड़ी समस्या है कि गवर्नमेंट जॉब अगर वो तैयारी करता है तो पेपर लीक की समस्या, जो सरकार आज भी इससे मतलब इस समस्या का समापन नहीं कर पाई है, पेपर लीक की समस्या। और दूसरा ये है कि जो नए रोजगार सृजन है, वो गवर्नमेंट एकदम नए रोजगार सृजन में कोई उसकी भूमिका नहीं हो पा रही है। बस ये है कि आप स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम पे छोटी छोटी योजनाएं चला रहे हैं, जिसका कोई वो धरातल पे कोई वो दिख नहीं रहा है। हाँ, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, और शिक्षा की जो वो कॉस्ट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षा ये कह रहे हैं कि हम विदेशों में पढ़ाने के लिए सुविधा दे रहे हाँ हैं। सर, हाँ। तो विदेशों में किसके बच्चे पढ़ेंगे? अफसरों के बच्चे, नेता के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे। आम आदमी, गरीब आदमी के बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? तो वो शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। हाँ सर।